18 नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश मिड कैप मैजिक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और भारतीय बाजार में पिछले दिनों काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। हैवीवेट स्टॉक्स भी थे जहां पर हमने देखा बिकवाली का दबाव, हो भी क्यों ना, चैलेंजेस कई सारे हैं। ग्लोबल मार्केट के अपने फैक्टर्स, डोमेस्टिक मार्केट के अपने ट्रिगर्स, और इन सारे चैलेंजेस में 18 नाउ स्वदेश लगातार आपको बता रहा है कि आपके लिए एक खरीदारी का मौका बनता दिखेगा। पोर्टफोलियो बनाने की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ये, लेकिन पोर्टफोलियो बनाने की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कहाँ है ये जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। मिड कैप और स्मॉल कैप, इन स्पेसेस की बातचीत लगातार हो रही है। देखिए, बाजार के उतार चढ़ाव के साथ इन स्पेसेस से, इन सेगमेंट, इन इंडेक्स से जुड़े स्टॉक्स में भी गिरावट आई है, लेकिन इस गिरावट को क्या एक अपॉर्चुनिटी, एक मौके के तौर पर मानना चाहिए, और मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या निवेश का नजरिया बनाना चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो जो है वो आने वाले दिनों में फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिहाज से आउटशाइन करे। इस पर यहाँ विस्तार से बातचीत होने वाली। जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है भाई, मिड कैप मैजिक नाम है, तो मिड कैप पर बातचीत होगी। लेकिन इस खास शो को लाने के पीछे का हमारा मकसद क्या है, मिड कैप मैजिक हमें क्यों लाना पड़ा, वो आपको बता रहे हैं। देखिए, चलिए, तो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा चैलेंजेस रहे। लेकिन ये खास पेशकश लाने के पीछे हमारा मकसद ये है कि बाजार के बड़े दिग्गज एक्सपर्ट्स, जिनकी राय पर लगातार सभी का फोकस होता है, सब जानना चाहते हैं कि वो बाजार पर इस वक्त क्या स्टांस रख रहे हैं, उनका ये कहना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। आइए सबसे पहले उनकी राय आपको सुनाते हैं, उसके बाद आगे भी बातचीत करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मिड कैप में कहां कहां मौके बन रहे हैं। सुनिए पहले बाजार के दिग्गजों को। मेरा ये मानना है कि 23-24 में ग्रोथ में नॉट बी मोर देन 4%, और इसके पीछे अगर आप देखें तो एक स्टेबल क्वार्टर ओवर स्टेबल क्वार्टर, जो दिसंबर क्वार्टर के जीडीपी नंबर्स आए थे वो 4-4.5% आए थे इंडिया के, और पिछला जो 2021 का दिसंबर था वो भी एक स्टेबल था। बाकी सारे पीरियड्स के कंपैरिजंस आर नॉट करेक्ट बिकॉज वो कोविड हिट पीरियड्स थे। उसके सामने में अब बड़ा अच्छा लग रहा था, 7% ग्रोथ था, 10%, 15% ग्रोथ के नंबर्स था, बट वो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। आपको स्टेबल टू स्टेबल देखना है, और देयरफॉर मेरा ये मानना है कि द इकोनॉमी इज हेडिंग फॉर ए स्लो डाउन, which is why मुझे लार्ज कैप पसंद नहीं आते। Mid cap and small cap valuations are right now below their last 10 years average valuations, which is a very good opportunity in our view. Can we time the market? I don't think so. Can market go down another 5-10%? Possible. But if you have a 3-5 years view, particularly for mid cap and small cap, we believe it is a very good entry point. बाजार के दो जाने माने नाम शंकर शर्मा और राजेश कोठारी दोनों ही मिड कैप पर अपना नजरिया हमारे बीच रख रहे थे, और सीधे तौर पर उनका ये कहना था कि मार्केट को टाइम करना तो काफ़ी हद तक मुश्किल है, और इस मुश्किल में अगर कहीं पर उन्हें बेहतर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो मिड कैप स्पेस में। चलिए, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ बाजार के दो एक्सपर्ट्स और जुड़े हैं जो कि अपना फंडामेंटल नजरिया और आपके लिए खास रिसर्च करके कई सारे मिड कैप कैटेगरी के पॉजिटिव स्टॉक्स लेकर आए हैं, जहां पर इस वक्त मौके इसलिए बन रहे हैं क्योंकि गिरावट देखी जा चुकी है। और बाजार में सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एरर या सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि जब गिरावट होती है तब एंटर करने से डरते हैं। ये सही समय है और एंट्री आपको बनानी चाहिए। हमारे साथ आशीष महेश्वरी है, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स के डायरेक्टर, और थोड़ी देर में हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के हेड रिसर्च अविनाश गोराक्षकर भी जुड़ जाएंगे। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। और मिड कैप मैजिक में मिड कैप पर हम बातचीत कर रहे हैं विस्तार से, और आपका राय, आपका आउटलुक, आपका नजरिया, आपकी राय काफी हद तक हमारे लिए जरूरी है। कई सारे स्टॉक्स हैं जिस पर विस्तार से बातचीत होगी, और शुरुआत इस वक्त अगर देखें, डिफेंसिव प्लेज हैं जो कि अच्छा प्ले आउट कर रहे हैं, सीमेंट स्टॉक्स हैं जिस पर लगातार नजरें हैं। तो सीमेंट सेक्टर से जुड़े कुछ स्टॉक्स से ही आपसे बातचीत और आपकी राय लेना शुरू करूंगी मैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट देखें, इंडिया सीमेंट देखें, दोनों स्टॉक्स में हमने देखा है अगर निचले स्तर यहाँ पे लेवल्स की बात करें तो एक गिरावट देखी जा चुकी है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर भी आएगा किस तरह से जेके लक्ष्मी सीमेंट में हमने देखा है कि बिकवाली का दबाव पिछले कुछ दिनों में, सेंटिमेंट्स जो है क्योंकि मार्केट में भी चैलेंजेस थे तो नजर आए थे। आशीष जी, कैसे देखते हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट को,
लेटेस्ट चैनल चेक्स की अगर माने तो डिमांड सिनेरियोज आने वाले दिनों में नजर आ सकते हैं और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी 2 से 3 साल की गिरावट 2 से 3 महीनों की गिरावट के बाद प्राइस हाइक के सिनेरियोज भी धीरे धीरे आना शुरू हुए हैं। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। थोड़ा सा प्राइस हाइक के भी सिनेरियो दोबारा से बन रहे हैं और ज़्यादा जो मूवमेंट सीमेंट में देखने को मिल रहा है वो पॉकेट वाइज मूवमेंट ज़्यादा है। तो जैसे जेके लक्ष्मी का नॉर्थ ईस्ट में अच्छा प्रेजेंस है तो वहाँ पर थोड़ा सा प्राइस इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। और इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में भी हमने देखा था कि जो रियलाइजेशन और वॉल्यूम दोनों ही फ्रंट पे जेके लक्ष्मी ने कंपेयर टू जो पीयर्स है उसको परफॉर्म किया था। और कंपनी का जैसा उन्होंने गाइडलाइन दिया है कि कोशिश कर रहे हैं कि 1,000 रुपए पर टन का जो एबिटा है वो अगले साल भी मेंटेन करेंगे। तो मेरा मानना है कि अभी इस करेक्शन के बाद में एक अच्छा रिस्क फ्री बैट हो गया है, क्योंकि इस बार जो उनका करीब मुनाफा मैं उम्मीद कर रहा हूँ करीब 450 करोड़ का, वो अगले साल बढ़ के कम से कम 500 करोड़ रुपए हो जाएगा, क्योंकि उनके जो 2-3 एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स हैं वो रिटर्न देना शुरू कर देंगे। तो इसलिए जेके लक्ष्मी सीमेंट को मैंने पिक किया है कि सीमेंट एक अच्छा इनबाउंड लुकिंग सेक्टर है और जेके लक्ष्मी एक बेटर बैट है। 52 हफ्ते की ऊंचाई से गिरावट आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जेके लक्ष्मी सीमेंट में देख रहे हैं। करीब 20% की गिरावट यहाँ पर नजर आ चुकी है। 5 साल का औसत पी हम आपको दिखा रहे हैं और करंट लेवल्स पर भी क्यों ये अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। 20% का डाउन ट्रेंड यहाँ पर दिख चुका है और यहाँ से अप मूव्स के पूरे आसार हैं, क्योंकि पॉजिटिव सेक्टर तो है ही और पॉजिटिव ब्रीड पॉजिटिव कैटेगरी का ये स्टॉक है। क्लियरली हम देख रहे हैं केपेक्स अनाउंसमेंट इस सेक्टर से जुड़े पिछले कई महीनों से आते हुए दिख रहे हैं। इस सेक्टर पर खास तौर से नज़र भी है और क्लियरली ये कनेक्टिंग सेक्टर है। जैसे जैसे रियल एस्टेट में बढ़त देखने को मिलेगी, डिमांड के तौर पर सीमेंट की डिमांड भी लगातार बढ़ती दिखेगी। तो एडवांस डेवलपमेंट यहाँ पर दिख रहा है, इसी के चलते जेके लक्ष्मी पर नज़र होनी चाहिए। चलिए सीमेंट स्पेस से ही जुड़ा एक और स्टॉक आशीष आपसे उस पर डिस्कशन करते हैं। इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट के लिए भी अगर देखें तो एक समय था जबकि स्टॉक में वन साइड अप मूव नजर आते थे और इस वक्त अगर आप देखेंगे 52 हफ्ते की ऊंचाई से अगर इंडिया सीमेंट के स्टॉक को देखें और अपडेट आपके सामने आएगी भी, इंडिया सीमेंट में भी जेके लक्ष्मी सीमेंट की ही तरह गिरावट दिख चुकी है। क्या ड्यूरेशन रहेगा लॉन्ग टर्म प्ले के लिहाज से, इसे आप देख रहे हैं आशीष? और अगर हाँ तो फिर किस तरह के टाइम फ्रेम होंगे, टारगेट स्टॉप लॉस टारगेट्स इनफैक्ट क्या होंगे आपकी तरफ से? जी, इंडिया सीमेंट को मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि अब काफी वैल्यू स्टॉक हो गया है। आप देखें तो 52 वीक हाई ऑलमोस्ट 300 रुपए का स्टॉक था और अब 175 रुपए हो गया है। लास्ट ईयर में उनका जो मुनाफा से 65 करोड़ का था, अब लास्ट क्वार्टर के नंबर देखें तो 111 करोड़ का प्रॉफिट उनका लास्ट क्वार्टर में ही था और ये क्वार्टर में भी मैं 100 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा उम्मीद कर रहा हूँ। तो आप कितना बेच सकते हैं स्टॉक को इनफैक्ट, और स्टॉक अपने जो 52 वीक लो 145 रुपए से सिर्फ 30 रुपए ऊपर अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि सीमेंट सेक्टर का आउटलुक एक पॉजिटिव है। सदर्न मार्केट में जहाँ पे ऑपरेट करता है वहाँ पे हमेशा से एक उनको प्रीमियम मिलता रहा है और जो मॉनसून रिलेटेड जो ज़्यादा वरीज हैं वो मुझे लगता है नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया के, सदर्न इंडिया में इतना कोई प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं है। तो इसलिए इंडिया सीमेंट मैंने स्टॉक को पिक किया है। ज़रूर मेरा टारगेट भी थोड़ा सा इस स्टॉक पे कम है क्योंकि बाजारों में जो वॉलेटिलिटी का दौर बना हुआ है, तो बेटर है हम रीजनेबल प्राइस अप ट्रेंड का टारगेट रखें और वहाँ मुनाफा वसूली करें। बट मुझे अब 170 रुपए के नीचे की यहाँ पे डाउन साइड अब नजर नहीं आती। 52 हफ्ते की ऊंचाई से इंडिया सीमेंट का काउंटर भी ऑलमोस्ट 40% तक की गिरावट दिखा चुका है। तो ये पूरे सही लेवल्स या कह सकते हैं कि सही समय है इन स्टॉक्स में एंटर करने का, क्योंकि ऊंचे लेवल्स पर खरीदारी करके फिर पछताने से अच्छा है कि जब बाजार में इस पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट आई है वहां एंटर कर जाएं, अपॉर्चुनिटीज मिलती दिखेगी। अच्छा आशीष जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि डिफेंसिव्स के तौर पर जैसे जैसे बाजार में गिरावट हावी होती है या फिर अगर देखें एफआईआईस की शॉर्ट लगातार अगर बिल्ट होना शुरू होती है, बाजार की कमजोरी को भांपते हुए सीधे तौर पर ये एक आउटलुक है कि डिफेंसिव्स फार्मा की तरफ ज्यादा रुझान, ज्यादा रुख बढ़ जाता है। फार्मा स्पेस पर भी क्या आपकी राय पॉजिटिव रहेगी? बिल्कुल, मेरा मानना है कि फार्मा सेक्टर पे भी
अभी बिल्कुल हमें टारगेट करना चाहिए, क्योंकि अब एक ट्रेंड चेंज हो रहा है कि जहाँ पर फंड्स को प्रॉफिट बन गया है वहाँ से वो निकल रहे हैं। और अल्टीमेटली फार्मा एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसमें को पिछले 1-1.5 साल में किसी ने नहीं देखा, और ज़्यादातर स्टॉक अपने 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहे हैं। और जिस हिसाब से वेदर में चेंजेस हो रहे हैं, या जो इनफैक्ट इंडिया की हालत है, हर हर 4 में से एक पर्सन को कुछ ना कुछ बीमारी अभी आज की डेट में वेदर के कारण से हो रही है, तो जिसके कारण से डोमेस्टिक मार्केट जो बहुत खराब ग्रोथ दिखा रहा था, आप देखेंगे इस क्वार्टर से वहां पे भी नंबर्स आएंगे। दूसरी बात यह कि अब जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस थे, जिसमें बहुत वोलेटिलिटी बनी हुई थी, जिसके कारण से फार्मा कंपनियों को पे के परफॉर्मेंस पे, क्योंकि एपीआई के प्राइसेस में बहुत इजाफा हुआ था पिछले साल, वो भी अब मॉडरेट हो गए। तीसरा जो बात है कि जो यूएस और यूरोपियन मार्केट का, तो वहाँ पे चूंकि यूरो में हमने देखा एक अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है और डॉलर भी स्टेबल है काफ़ी, तो आप देखेंगे जो एक्सपोर्ट डोमिनेटेड कंपनीज हैं वहाँ पर भी निवेश के मौके ढूंढे जा सकते हैं। तो इसलिए जैसे नैटको आप बात कर रहे हैं, इसके अलावा मुझे ग्लैंड फार्मा जैसे स्टॉक भी यहाँ पसंद है, और बिल्कुल इस लेवल पर धीरे धीरे स्टॉक को एक्यूमुलेट करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है और लास्ट 2 साल के पुअर प्राइस परफॉर्मेंस के बाद में अभी सही समय एक्यूमुलेट करने का। ठीक है, तो चलिए फार्मा सेक्टर, इनफैक्ट आशीष जी थीम्स इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपके स्पेसिफिक स्टॉक्स थे हमारे पास, लेकिन थीम्स के लिहाज से भी आपका नज़रिया क्या बन रहा है इस वक्त, ये हमारे लिए जानना काफ़ी हद तक ज़रूरी और काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट और एडवाइजेबल भी होगा। व्यूवर्स ये ज़रूर समझना चाहते हैं। जैसे फार्मा पर आपने बात कही आशीष, आईटी सेक्टर पर भी मिड कैप आईटी प्लेज अगर हम देखें, परसिस्टेंटली कई सारी ऐसी कंपनियां हैं मिड कैप आईटी में भी जो परफॉर्म करती दिखती हैं। और अब अगर देखें ग्लोबल आईटी मेजर कंपनियों के नतीजे आना शुरू हुए हैं और उन नंबर्स के बाद सेंटिमेंट पैरामीटर सेट तो हो रहा है कि आईटी सेक्टर के लिए हो सकता है कि ये क्वार्टर जो है, आने वाला क्वार्टर जब है, अर्निंग्स के लिहाज से आप कुछ हद तक उम्मीदें लेकर आए। मिड कैप आईटी प्लेज पर आपका रुझान क्या होगा? जी, तो जहाँ तक मिड कैप आईटी प्लेस है, वो मेरा मानना है कि आउट परफॉर्म करेंगे जो लार्ज कैप आईटी प्लेस को है। तो इसलिए अभी मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आप टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक खरीदें। मुझे लगता है इसके बजाय आप केपीआईटी, बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट, कोफोर्ज ऐसे स्टॉक को खरीद सकते हैं। एक जो स्टॉक मुझे पसंद है पर्टिकुलरली, जो अभी स्क्रीन पे आ रहा है, वो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी है, जो काफी गिरावट ऑलरेडी स्टॉक में आ चुकी है। हमने देखा 4800 रुपए तक के हाई से स्टॉक अभी 2800 रुपए के पास आ गया है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर कंपनी का काफी खराब रहा था। अब लेकिन मेरा मानना है 2024 जो है वो एक टर्न अराउंड ईयर डिक्सॉन के लिए बनेगा, क्योंकि जो उनका 1.2 मिलियन रेफ्रिजरेटर बनाने की कैपेसिटी है वो लाइव हो रही है अगले से साल में, तो उसका काफी रेवेन्यू यहाँ पर ऐड होगा। इसके अलावा जो उनका लैपटॉप बनाने का कारोबार है, उसमें भी हम दिख रहे हैं कि अच्छा ट्रैक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, जो एसर से उनका टाई अप है। इसके अलावा जो सिस्टम्स का है और जो टीवी का बिजनेस है, वहां पर भी दोबारा से ग्रोथ आगे आने वाले साल में आ सकती है। जरूर मोबाइल पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ उनके बिजनेस पे, बट जो दूसरे बिजनेसेस काफी कॉम्पनसेट इसको करने वाले हैं। तो मेरा मानना है कि इस स्टॉक को इस लेवल पे बिल्कुल देखना चाहिए। मेरा मानना है कि 3100 रुपए के प्राइस टारगेट मिनिमम अगले 6 महीनों में जा सकता है। इस क्वार्टर के नतीजे से ही इस स्टॉक में अपसाइड शुरू हो जाने वाली। ओके, तो क्लियरली 3100 के टारगेट है, महीने तक के ड्यूरेशन को मानकर चले, यानी कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव लगाइए डिक्सन टेक्नोलॉजीज में, और अच्छी मजबूती 3100 तक के लेवल्स अगर नजर आ रहे हैं। फंडामेंटल्स भी हमें क्लियरली आशीष जी समझा रहे हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंपनी, और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे एक्सपेक्टेशंस हैं अच्छे क्वार्टर की, पिछले क्वार्टर में भी सेंटिमेंट्स तो ठीक ठाक ही थे। गुड प्रॉफिट ग्रोथ हमने ऑन कैगर बेसिस भी हर साल अब देखा है, करीब 31 से 32% का सालाना ग्रोथ कैगर बेसिस पर कंपनी ने पिछले 5 साल में दिया है, और इसी के चलते आगे सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव होंगे। आशीष जी, और भी आपके रिकमेंडेशंस है उसके लिए आपके पास आएंगे, और इस बीच अविनाश गोरक्षकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, क्विकली आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, आपके स्टॉक्स जो हैं उनसे शुरुआत करेंगे। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज अगर काउंटर को देखें, 52 हफ्ते की ऊंचाई से हमने देखा है गिरावट देख चुका है, सही मौका है यहाँ पर एंट्री करने का?
देखिए, अगर लंबी अवधि की बात करें और 5G रोल आउट का अभी जो सिनेरियो बिल्ड हो रहा है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है। मोर और लेस ऑल द नेगेटिव्स आर फैक्टर्ड इनटू द प्राइस। हमको लग रहा है कि आने वाला साल दैट इज FY24 में डेफिनेटली आपको रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो हमारा मानना है कि करंट लेवल जो 180 185 है, वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हो रही है। आई मीन वैल्यूएशंस भी अभी थोड़े से निचले लेवल पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे करीबन 230 240 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदी कर सकते हैं। डेफिनेटली हमको लग रहा है कि देखिए, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी में ये काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, ऑर्डर बुक भी अच्छी है, प्लस थोड़ा बहुत डिफेंस और टेलीकॉम 5G रोल आउट का बिजनेस है, वो सारा अच्छी तरह से FY24 में प्ले आउट होगा। तो डेफिनेटली एट दिस लेवल वन शुड डेफिनेटली एक्यूमुलेट। अच्छी कंपनी है, लेकिन थोड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पे लंबा रखना जरूरी होगा। कंस्ट्रक्शन व्हीकल से जुड़ी कंपनी BEML, इस पर आपका आउटलुक है और आउटलुक के पीछे का राशनाल समझाएं आशीष जी। अविनाश जी, लंबा ड्यूरेशन तो रखना है, लेकिन कितना लॉन्ग टाइम फ्रेम रखना होगा, और इस लॉन्ग टाइम फ्रेम में किस तरह के आउटलुक, किस तरह के टारगेट्स नजर आ सकते हैं BEML के स्टॉक में? मानसी, देखिए, BEML में एक सबसे बड़ी बात है कि ये लोकोमोटिव यानी रेलवे लोकोमोटिव में वैगन मैन्युफैक्चरिंग में काफी वेल एस्टैब्लिश्ड है, प्लस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में काफी ऑलरेडी इनकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, प्लस इन्होंने अभी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को हाई ऑफ किया है। तो मैं समझता हूँ कि अभी बैलेंस शीट काफी लीन और हेल्दी हो चुका है। प्लस यहाँ पे बातें ये भी चल रही है कि BEML में कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आएगा अगले 6-12 महीने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है। मुझे लग रहा है कि देखिए, जिस प्रकार का माहौल कैपिटल गुड सेक्टर में आ रहा है, डेफिनेटली BEML एक पुरानी PSU कंपनी है जहाँ पे ऑलरेडी ऑर्डर बुक काफी अच्छी है। तो ईयर ऑन ईयर डेफिनेटली हमको लग रहा है पिछले साल के हिसाब से अच्छी खासी ग्रोथ आएगी। तो अगर किसी को खरीदना है तो मैं समझता हूँ कि 1450-1500 का एक मीडियम टर्म टारगेट बन सकता है, बट नजरिया कम से कम 12 से 15 महीने रखिए, क्योंकि पूरी स्टोरी FY24 के नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगी, तो उसके बाद स्टॉक में आपको अच्छी रीरेटिंग देखने को मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, क्योंकि अभी मार्केट्स वोलेटाइल है। जब तक नंबर आते नहीं है, जब तक डेटा नहीं आता, तब तक शेयर एक छोटे दायरे में आपको मिलेगा, बट डेफिनेटली पोटेंशियल तो अच्छा है। तो 12 to 15 मंथ का टाइम फ्रेम का ड्यूरेशन है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो रियल एस्टेट बिजनेस का डीमर्जर हो गया है, प्लस जिस प्रकार से स्ट्रेटेजिक सेल की बातें हो रही है, ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है अगले 6 से 12 महीने में आपको अच्छी खासी रिटर्न देने की पोटेंशियल देता है। अब बात करते हैं सीजनैलिटी फैक्टर की, हाउस होल्ड अप्लायंसेस पर। अविनाश जी, सीधे तौर पर हम देख रहे हैं ये एक सेंटिमेंट है, और सेंटिमेंट काफ़ी अच्छा प्ले आउट भी हो रहा है, क्योंकि गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, और एयर कंडीशनिंग, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, पंखे, ये सारे के सारे थीम्स हैं जो कि बिल्कुल प्ले आउट करते हुए दिखेंगे। एम्बर एंटरप्राइजेस, इस स्टॉक में भी हम देख चुके हैं कमजोरी आई है, लेकिन सीजनैलिटी फैक्टर सीधी बात है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि आगे चलेगा। बताइए क्या राय होगी? नहीं, बिल्कुल, देखिए, अंबर एंटरप्राइजेज ये सबसे बड़ा वेंडर है सारे AC मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि आज सारे जो AC मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो अपने ब्रांड प्रमोशन और मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मा है वो अंबर एंटरप्राइजेज जैसी कंपनी को मिलता है, जो ज्यादातर ODM यानी आउटसोर्सिंग डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग ये सेगमेंट में काम करता है, और ये सबसे बड़े खिलाड़ी है। मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर इस बार ऑब्वियसली कंज्यूमर ड्यूरेबल रेफ्रिजरेटर्स, ACs के सेल्स बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली इनको काफी फायदा होगा। स्पेशली AC सेगमेंट ये ऑलमोस्ट 60-70% मार्केट शेयर एंजॉय करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो कमजोरी है, ये मेरे ख्याल से इसलिए पहले से आई थी, क्योंकि पिछले साल जो समर सीजन था वो इतना अच्छा नहीं है, बट इस बार अगर समझो सीजन अच्छा होता है तो यहाँ पे ट्रैक्शन अच्छा मिलेगा, और इनके पास काफी बड़ी कैपेसिटी है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए भी काफी बड़ी स्कोप रहेगी इस साल के लिए, दैट इज फॉर FY24। तो आई थिंक वन शुड यूज द वीकनेस टू गेट इनटू दिस स्टॉक। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट नियर टर्म में कम से कम 2100-2150 का एक टारगेट प्राइस आपको मिलेगा, और ऊपरी लेवल से ये स्टॉक काफी टूटा है। काफी अच्छी वेल मैनेज कंपनी है, क्वालिटी बिजनेस है, और सबसे बड़ी बात इसमें विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि आउटसोर्सिंग की जो ट्रेंड है वो आगे भी चलती रहेगी। व्हीकल फाइनेंसिंग की जरूरत आशीष लगातार पड़ती भी रहती है, और व्हीकल फाइनेंस, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रोमिनेंट प्लेयर है चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स इन्वेस्टमेंट कंपनी, और
इस पर आपकी राय हम जानेंगे, लेकिन इस बीच एक खबर भी आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही है। ऑप्शंस में स्ट्राइक प्राइस नहीं बल्कि प्रीमियम पर यहाँ पर लगता है। ये एक ब्रेकिंग इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। लगातार इन दिनों जहां हम देख रहे हैं एफएनओ ट्रेड्स में काफ़ी कुछ हो रहा है, कई सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं। ऑप्शंस की बिक्री पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर एक बड़ी खबर। 1 करोड़ के सौदे पर एसटीटी 1700 से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, बढ़कर 2100 पर जाता हुआ दिखेगा। क्लियरली सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की अगर बात करें, टैक्स को लेकर काफी हद तक ऑप्शंस और इनफैक्ट ऑप्शंस या फिर एफएनओ ट्रेड्स की ही बात करें, पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं एक एक कर कई सारी खबरें आ रही हैं और पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में एफआईआईज की तरफ से भी इनफैक्ट जिस तरह के सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, ऑप्शंस में स्ट्राइक प्राइस नहीं बल्कि प्रीमियम पर टैक्स लगता है। और एसटीटी को लेकर इस वक्त सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये वो टैक्स हैं जो कि टाइम ऑफ परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज पर लगता है लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंजेस पर। और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बिक्री पर एसटीटी पर बढ़ोतरी की खबर इस वक्त आती हुई दिख रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। एफएनओ सौदे पर एसटीटी जो है 0.017% से बढ़ाकर 0.021% कर दिया गया है। तो क्लियरली सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में इस वक्त बढ़त की खबर है। सरकार ने एसटीटी में करीब 23% की बढ़ोतरी की है, 23.5% टू बी प्रिसाइज। सरकार की तरफ से एसटीटी में बढ़त की खबर 1700 से इसे बढ़ाकर 2100 कर दिया गया है। क्लियरली 1 करोड़ के टर्नओवर पर एसटीटी जो है उसे बढ़ाया गया और इसे बढ़ाकर 2100 कर दिया गया है। 1 करोड़ के टर्नओवर पर एसटीटी के जो ये लेवल्स हैं 1700 रुपए से इसे बढ़ा दिया गया है, 2100 कर दिया गया है। और 1 करोड़ के सौदे पर ये एसटीटी ट्रांजैक्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बिक्री पर एसटीटी को यहां बढ़ाया गया है। और ये खबर आपके लिए इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑप्शंस की बिक्री पर एसटीटी में बढ़ोतरी की खबर इस वक्त आती हुई ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर। और ऑप्शंस के लिहाज से इनफैक्ट आज के सत्र को ही अगर देखें, बाजार में जिस तरह की उठापटक है, ऐसे में एसटीटी को लेकर एक और खबर आना काफी हद तक ये एक कह सकते हैं कि नया डेवलपमेंट है। और ऑप्शंस में पहले जहां 1700 का एसटीटी यहां पर लगता था, एफएनओ ट्रेड क्लियरली एफएनओ ट्रेड महंगा होता दिखेगा। आसान भाषा में अगर आप देखें ऑप्शंस की ट्रेडिंग पर लेकर अगर खास तौर से देखें, एक्सचेंजेस की सख्ती भी आ रही है क्योंकि ऑप्शंस में या फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड में जहां लोग ट्रेड करते हैं किसी तरह की लूप होल ना दिखे, इसके लिए लगातार एक्सचेंजेस हरकत में है। और इसी के चलते एक और एडवांसमेंट, एक और डेवलपमेंट यहां पर आता हुआ एफएनओ ट्रेड्स महंगे होते दिखेंगे। एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है एफएनओ ट्रेड्स पर बढ़ा दिए गए। 1 करोड़ की बिक्री पर पहले जहां ऑप्शंस में 1700 का एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता था, वो बढ़ाकर 2100 कर दिया गया है। फ्यूचर्स की अगर बात करें, यहां पर 10,000 पहले जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता था, अगर 1 करोड़ की बिक्री फ्यूचर्स में आपने की है, उसे भी बढ़ाकर 12,500 कर दिया गया है। तो क्लियरली 1 करोड़ के टर्नओवर पर एसटीटी जो है उसके लेवल्स या उसके प्राइजेस जो हैं उस पर आपका खर्च जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, टैक्स जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पर बढ़ोतरी 1700 से बढ़ाकर 2100 किया गया है। अविनाश जी हमारे साथ हैं। अविनाश जी, क्विकली आपसे एक आउटलुक ये खबर पर जानना चाहूंगी क्योंकि एक और एफएनओ ट्रेड को लेकर डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है और इसमें एसटीटी में बढ़ोतरी की खबर आती हुई दिख रही है। क्लियरली ऑप्शंस में भी 1700 से 2100 कर दिया गया है एसटीटी और फ्यूचर्स में भी 10,000 से सीधा 12,500 कर दिया गया। 23% से 24% की बढ़ोतरी सरकार की तरफ से एसटीटी में। फर्स्ट टेक अवे अविनाश जी। नेगेटिव है ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट के लिए, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट चाहती है कि एफएनओ में लोग कम ट्रेड करें और इसीलिए उनको डिसइंसेंटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एसटीटी बढ़ाया गया है। मेरे ख्याल से सारे ट्रेडर कम्युनिटी के लिए दिक्कत होगी क्योंकि एसटीटी बढ़ता है तो ऑब्वियसली इनकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ेगा और मार्केट के लिए कभी भी एसटीटी का परसेंटेज बढ़ता है तो डेफिनेटली इसको मार्केट नेगेटिवली लेता है। तो मेरे ख्याल से देखिए इन द नियर टर्म मार्केट को अभी इसको पचाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑलरेडी मार्केट्स काफी
वोलेटाइल ट्रेंड दिखा रहा था ग्लोबल हेडविंड्स के कारण, बट अभी ये जो डोमेस्टिक रेगुलेशन आया है एसटीटी के कारण, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि मार्केट्स में और थोड़ी बिकवाली और थोड़ा वीकनेस आने की संभावना है, क्योंकि ऑप्शंस में ज्यादातर लोग काम करते थे, फ्यूचर्स में भी काम करते थे, तो दोनों टाइप ऑफ जो ट्रेडर्स है इनके लिए अभी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो बढ़ेगा, और ऑब्वियसली वॉल्यूम्स के ऊपर थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट नियर टर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली नॉट पॉजिटिव, इससे कहीं ना कहीं मार्केट में गिरावट और थोड़ी सी बढ़ सकती है, क्योंकि ये एक बिल्कुल कंप्लीटली नेगेटिव सरप्राइज है जो मार्केट बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और ये शायद मार्केट्स के लिए और एक झटका नियर टर्म में दे सकता है। का एक इम्पैक्ट इस वक्त बाजार पर जो कि हाल में भी कमजोर है नजर भी आ रहा है। बिकवाली का दबाव मार्केट में दिख रहा है। बहरहाल हमारे साथ एक और एक्सपर्ट सौरभ सिसोदिया भी इस खबर पर जुड़ गए हैं। सौरभ, क्लियरली एफएनओ ट्रेड महंगे हुए हैं, ट्रेडर कम्युनिटी के लिए भी एक डेंट, इनफैक्ट बड़ा झटका दिखेगा। कई दिनों से हम देख रहे हैं एक्सचेंजेस खास तौर से एफएनओ ट्रेडिंग में किसी तरह की भी लूप होल ना हो, या एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर ही कई सारे नए एडवांसमेंट, नए रूल्स निकाल कर ला रहे हैं। ट्रेडर कम्युनिटी के लिए किस तरह के सेंटिमेंट्स, अविनाश जी अभी हमसे बात कर रहे थे, और साथ ही मार्केट पर तो इसका असर इस वक्त देख भी रहे हैं हम। मुझे लगता है इसका ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस एज ट्रेडर्स के काफी बढ़ जाएंगे, बिकॉज आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 25% का हाइक है, तो बेसिकली 25% आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में ही कम होगी। तो मुझे लग रहा है कि इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और मेनली जो इम्पैक्ट होगा जो एचएफटी ट्रेडर्स है जो काफी कंटिन्यूसली बाई सेल करते हैं, उनके लिए ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक ओवरऑल जो ट्रेडर्स है जो एग्रेसिवली इंट्राडे शिफ्टिंग करते थे या हाई वॉल्यूम्स करते थे, उनमें आई थिंक थोड़ा इम्पैक्ट आएगा प्रॉफिटेबिलिटी के। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट्स में देखने मिल सकता है, बिकॉज ऑलरेडी एसटीटी काफी ज्यादा था, उसके बाद और 25% का आई थिंक थोड़ा नेगेटिवली लिया जाएगा। तो ओवरऑल आई थिंक फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स एंड जो फ्यूचर्स ट्रेडर्स है उनके लिए मूव काफी नेगेटिव है। मेरे को बताइए, ये जो 1750 से सीधा 2100 हो जाएगा, यानी कि 400 रुपये बढ़ेगा। वॉल्यूम तो बहुत है इस समय मार्केट के अंदर, वॉल्यूम बहुत है, और लोगों को कम स्ट्राइक की अब ऑप्शंस भी मिल जाती है क्योंकि वीकली भी अवेलेबल है। फ़र्क वास्तव में आएगा या फिर लोग अब एसटीटी 400 रुपये को भूल ही जाते हैं? अब इतना फ़र्क नहीं दिखेगा ये, क्योंकि वीकली ऑप्शंस नहीं थी पहले एसटीटी बढ़ता था तो नोटिस होता था, अभी तो वीकली ऑप्शंस भी हैं। अगर आप ऐसे देखो तो ओवरऑल मैं प्रॉफिटेबिलिटी पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, समझो मैं कोई ट्रेड लेता हूँ अभी, तो ओवरऑल जो मेरी ट्रेड की प्रॉफिटेबिलिटी है, बिकॉज ये 25% टोटल एसटीटी बढ़ गया, तो ओवरऑल जो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी ये कम हो जाएगी। तो जो मुझे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है, जितना मेरा चर्निंग होता था पहले से, मुझे उसमें कुछ दूसरा करना पड़ेगा। उसमें इतनी चर्निंग करूंगा तो काफी मेरा प्रॉफिट एसटीटी में ही चले जाएगा। तो मुझे बेसिकली मीडियम फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी, बेसिकली आप पोजिशनल ट्रेड बनाओ, वो ज्यादा फेवरेबल होगा ट्रेडर्स को, rather देन आप इंट्राडे कंटिन्यूसली चर्निंग करो। अभी यही सौरभ, मेरे को और बताइए सर इसके अंदर, क्योंकि फ्यूचर्स के अंदर मापदंड होते हैं, करीब 200 फ्यूचर्स अभी अवेलेबल हैं और उनकी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। इस नियम के लागू होने से कोई वैसे पैरामीटर्स में तो चेंज नहीं आ रहा है ना? फ्यूचर्स जैसे चुने जाते हैं वैसे चुने जाएंगे, वॉल्यूम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा सो होगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं हो ना? फ्यूचर्स तो एज इट इज रहेंगे ना, उसके अंदर तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा ना? यस डिम्पी जी, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। सिर्फ जो है कि आपने जो पहले जो आपको चार्जेस लगते थे एसटीटी, वो थोड़ा बढ़कर लाइक फ्यूचर्स में 1 करोड़ पे 12,500 हो गए, बस वो आपके चार्जेस बढ़ गए। ओवरऑल जो ट्रेडिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते थे फ्यूचर्स में, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। बट आई थिंक थोड़ा सा इम्पैक्ट जो चर्निंग होती है, बिकॉज ऑलरेडी आप देखोगे जो इंडिया में डेरिवेटिव्स ट्रेडर है, सेबी की रिपोर्ट भी आई थी, 10% से कम लोग पैसा प्रॉफिटेबल हो पा रहे हैं। तो इस मूव से वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, बिकॉज जो लोग मार्केट में डेरिवेटिव्स में पैसा कमाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी के आसपास है, उनके लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है। ओके ठीक है सौरभ, 1 मिनट के लिए आप मेरे साथ रहिएगा, मैं मेरे दर्शकों को बता भी देता हूँ। इसमें ना डू नोट एक्सरसाइज भी लगा है, ये 30 तारीख से ये भी लागू हो रहा है। इसके साथ साथ में एक्सचेंजेस ने ऑप्शंस के पैसे भी बढ़ा दिए, 1700 से 2100 कर दिया। ये 1 करोड़ का टर्नओवर है। ये टर्नओवर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। वैसे मैं फ्यूचर्स का बता रहा हूँ, फ्यूचर्स का टर्नओवर आपको कैसे पता लगेगा 1 करोड़ कैसे बनता है। अगर आप सिंपल सी कैलकुलेशन देखेंगे, एक लॉट अभी जो आपको पड़ेगा 17,500 रुपये का निफ्टी का है, 17,500 का, आप 50 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5 से 4 लाख रुपए का टर्नओवर होगा एक बार का। ठीक, इसी तरह से आप मल्टीप्लाई इसको करते ही, जैसे अगर आपके 1 करोड़ हो गए, उसके बाद आपका एक ट्रांजैक्शन जो है सीधा 10,000 से बढ़कर 12,500 हो जाएगा। ऑप्शंस में अगर आप काम कर रहे हैं, 1 करोड़ का टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा? जो उसकी टर्नओवर वैल्यू बनती है, यानी कि जितने की भी ऑप्शंस हैं मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज,
वो बाई और सेल जो भी बनेगा उसको टर्नओवर कहेंगे, उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए, मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए है और मेरे पास करीब 100 ऑप्शंस ट्रेड हुई हैं मेरे 1 लाख से एक ही बार में, तो मेरा ट्रांजैक्शंस वैल्यू 1700 से 2100 हो जाएगा। एसटीटी ब्रोकरेज से अलग होता है। एसटीटी आपका लास्ट में कैलकुलेट होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये गवर्नमेंट के सीधा हवाले पे जाता है, किसी ब्रोकर के पास नहीं रहता, ये गवर्नमेंट की ट्रेजरी का हिस्सा है। तो जो गवर्नमेंट ने एसटीटी बढ़ाया है, गवर्नमेंट की अपनी ट्रेजरी का पार्ट है। इससे कुल मिला के ब्रोकर्स, क्लाइंट्स सबके लिए ये नुकसानदायक, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रोकर के पास जा रहा है, ये तो एसटीटी है तो गवर्नमेंट के ट्रेजर में जा रहा है। एक चीज़ मेरे को सौरभ सर आपसे और समझनी है जरा, जो इंडेक्स ऑप्शंस हैं वो काफ़ी लिक्विडेट होती हैं, जो स्टॉक्स की ऑप्शंस हैं वो कम लिक्विडेट होती हैं। इसका मतलब स्टॉक पे जो एसटीटी लगेगा हमारा, क्योंकि उसकी वैल्यू भी लिमिटेड है और वॉल्यूम भी लिमिटेड है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट इंडेक्स ट्रेडर्स वालों को पड़ेगा। मैं ठीक समझ रहा हूँ ना? इंडेक्स वालों को ज़्यादा नुकसान होगा बजाय स्टॉक्स वालों के। यस डिम्पी जी, अगर आप देखो तो ओवरऑल अभी बैंक निफ्टी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है इन द वर्ल्ड, तो जो चर्निंग हो रही है हमारे वीकली ऑप्शंस में, आई थिंक उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा एंड आई थिंक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने नहीं मिलेगा। बट जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स है, जो कंटिन्यूसली बाई सेल करते हैं, जिन्होंने को लोकेशन लेके, जिनका मेन प्रॉफिट ही रहता है कि हम लोग जल्दी बेचे और जल्दी निकले, तो उनको थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज उनकी जो प्रॉफिट मार्जिन है इंट्राडे में वो भी कम होती है। बट आई थिंक ओवरऑल मार्केट पे कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने नहीं मिलेगा। बट शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि जो ट्रेडर्स है जो कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये क्लियर साइन है कि सेबी की तरफ से कि वो डिस्करेज कर रहे हैं मार्केट प्लेयर्स को, आप डेरिवेटिव्स में ज्यादा ट्रेडिंग ना कीजिए। डू नॉट एक्सरसाइज भी इसी वजह से लगाया है कि आप डेरिवेटिव्स में रिस्की पोजीशन ना लीजिए। तो एक सेबी की तरफ से मूव है कि आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रहिए एंड आप कैश मार्केट पे ज्यादा फोकस कीजिए। बट आई थिंक ओवरऑल इंडेक्स स्पेसिफिक अगर आपकी हाई चर्निंग ट्रेड है तो उस पर डेफिनेटली एक इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त जो कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सीधे तौर पर अगर मानेंगे एफएनओ में ट्रेड करना महंगा होता हुआ दिखा। सरकार ने एसटीटी में करीब 23% की बढ़ोतरी की है और 1 करोड़ के टर्नओवर पर एसटीटी जो है 1700 से बढ़ाकर 2100, ऑप्शंस में और फ्यूचर में 10,000 से बढ़ाकर 12,500 में कर दिया गया है। सौरभ आपका शुक्रिया, अविनाश आपका शुक्रिया, आशीष आपका शुक्रिया हमारे साथ इस पेशकश में जुड़ने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट खबर आई। डिम्पी आपका भी शुक्रिया, इस पर सारे के सारे टेक्स हमने आप तक पहुंचाए। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट